हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 10 को करेंगे कक्षा 10 के लिए। विषय है सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान पार्ट 2 और ये 28/7/2020 की वर्कशीट है। वर्कशीट करने से पहले स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें हम पढ़ेंगे संघवाद। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? संघवाद। संघवाद को क्या कहा जाता है? संघीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इसका मतलब देखिए, हम समझते हैं सत्ता के बंटवारे का ही एक रूप है संघीय व्यवस्था। मतलब कि सत्ता का मतलब है सरकार, सरकार के बंटवारे का ही एक रूप है संघीय व्यवस्था। इसमें क्या किया जाता है? सरकार को बांट दिया जाता है 2 या 3 रूप में, अलग अलग रूपों में बांट दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संघीय व्यवस्था। इसे हम अभी और डिटेल में समझेंगे। इसमें सरकार की शक्तियों को ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे तरीकों से 2 या 2 से अधिक स्तरों में विभाजित कर दिया जाता है। सरकार को क्या कर दिया जाता है? 2 या 2 से अधिक स्तरों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक देश है और क्या किया गया, यहाँ पे अलग अलग सरकार बना दी गई है जो क्या करेगी? अपना अपना क्षेत्र, जैसे कि यहाँ की सरकार सिर्फ इस क्षेत्र को देखेगी, यहाँ की सरकार इस क्षेत्र को देखेगी, और एक सरकार ऐसी बना दी जाएगी जो क्या करेगी? पूरे क्षेत्र को देखेगी। समझ में आ रही है? तो क्या किया, एक तो ये सरकार हो गई और एक जो इन राज्यों को संभाल रही है ये सरकार हो गई। तो ऐसी व्यवस्था जब क्या किया जाता है, सरकार को 2 या 2 से अधिक भागों में, 2 या 2 से अधिक स्तरों में बांट दिया जाता है, जिसमें एक क्या है? प्रमुख है, और एक क्या है? दूसरी सरकार। 2 सरकारों में बांट दिया ना, तो ऐसी सरकार को हम क्या कहते हैं? ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? संघीय व्यवस्था। इसमें एक मुख्यतः केंद्रीय और एक प्रादेशिक सरकारों के बीच शक्तियों व कार्यों का बंटवारा किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो प्रादेशिक सरकार मतलब कि राज्यों की सरकार, प्रादेशिक मतलब कि राज्यों की जो सरकार होती है और जो केंद्र की सरकार होती है, इनके कार्यों का बंटवारा कर दिया जाता है, शक्तियों और कार्यों का, कि इनके काम जो हैं वो फिक्स कर दिए जाते हैं कि ये वाला काम राज्य सरकार देखेगी और ये वाला काम केंद्र सरकार देखेगी। तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? संघीय व्यवस्था या संघवाद। समझ में आया बच्चे? जैसे कि हमारे भारत में क्या है? अलग अलग राज्य हैं और उन राज्यों पे क्या है? अलग अलग सरकार है। जैसे राजस्थान की अलग सरकार है, पंजाब की अलग है, हरियाणा की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है। हर सरकार क्या है? अलग अलग है। लेकिन एक सरकार ऐसी है, केंद्र सरकार। एक क्या है? केंद्र सरकार, जो इन सब का काम देखती है, इन सब का काम देखती है। हालांकि इन जो राज्य सरकार है, इनके पास अपनी अलग शक्तियां हैं, इनका अपना अलग कार्य है, लेकिन इनका जो प्रभुत्व है वो कहाँ पे है? केंद्र सरकार के पास में। जो फाइनल डिसीजन होगा वो कहाँ से होगा? केंद्र सरकार के पास में। हालांकि दोनों अपने अपने काम करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। तो आपको ये समझ में आया? जब एक बार फिर समझा देती हूँ, कहीं कन्फ्यूज़न ना रहे, कि जब सरकार को क्या किया जाता है? बांट दिया जाता है। सत्ता के बंटवारे को हम क्या कहते हैं? संघीय व्यवस्था कहते हैं। सरकार की शक्तियों को क्या किया जाता है? 2 या 2 से अधिक स्तरों में विभाजित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है कि ये वाली सरकार ये काम करेगी और ये वाली सरकार ये काम कर देगी। ये फिक्स होता है। इसमें मुख्यतः केंद्र सरकार होती है और प्रादेशिक सरकार मतलब राज्य सरकार की शक्तियों व कार्यों का बंटवारा किया जाता है। इस व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। अब हम इसकी क्या देखेंगे? विशेषताएं देखेंगे। देखते हैं ज़रा इसकी विशेषताएं क्या दी गई हैं। तो यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्या थोड़ा छोटा छोटा लिखा गया है यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। देखिए, सबसे पहली विशेषता क्या है? 2 या 2 से अधिक स्तरों में वाली सरकार होती है। तो संघीय सरकार की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि जो सरकार होती है वो 2 या 2 से अधिक स्तर की होती है। जैसे कि हमारे इंडिया में ही देख लेते हैं, एक है केंद्र सरकार और एक कौन सी होती है? राज्य सरकार। ये 2 सरकार होती है, आप सबको पता है ये। तो एक होती है केंद्र सरकार और एक क्या होती है? राज्य सरकार। ये हमारे भारत की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट विशेषता होगी। सेकंड, संविधान में प्रत्येक स्तर के सरकार की शक्तियों का वर्णन है। संविधान एक लिखित पुस्तक है जिसमें नियम और कानून लिखे गए हैं, ठीक है। एक ऐसी पुस्तक जिसमें कि नियम और कानूनों को लिखा गया है, लिखित भाषा में है। तो संविधान में प्रत्येक स्तर की सरकार को, जितनी भी सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इनकी जो शक्तियां हैं इनका पूरी तरह वर्णन किया गया है कि ये वाली सरकार ये काम करेगी, ये वाला सरकार ये काम करेगी। दोनों एक दूसरे के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं देंगी, दोनों स्वतंत्र होंगे अपने अपने कामों को करने के लिए। अब थर्ड क्या है? एक ही नागरिक
समूह पर शासन करते हुए भिन्न अधिकार क्षेत्र, मतलब एक ही नागरिक पर शासन करते हुए भिन्न अधिकार क्षेत्र, मतलब कि अगर मान लो ये एक इंसान है तो एक इस पर राज्य सरकार का काम होगा और एक इस पर क्या होगा, केंद्र सरकार का काम। तो क्या हुआ यहाँ पे, केंद्र सरकार का काम है और एक क्या है, राज्य सरकार का काम। तो क्या हो रहा है, एक ही नागरिक पर समूह है, एक नागरिक समूह पर शासन करते हुए निम्न विभिन्न अधिकार क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, स्वतंत्र न्यायपालिका। जो न्यायपालिका है वो क्या है, पूरी तरह से स्वतंत्र है, चाहे वो केंद्र सरकार का कोई मामला हो चाहे राज्य सरकार का कोई मामला हो, तो इसमें जो न्यायपालिका है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए। यहाँ पे ये नहीं किया जाएगा कि केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का कोई मामला इसमें अगर है तो वो कहाँ जाएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका में। ठीक है, न्यायपालिका अपना डिसीजन देने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। संविधान संशोधन में आपसी सहमति से, अगर संविधान आप लोगों को पता है, अभी मैंने बताया कि लिखित क्या है, कानून और नियम जो क्या किए गए, लिखे गए हैं एक बुक में, उसे हमने संविधान का है। तो अगर हमें किसी संविधान में क्या करना है, संशोधन करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पे दोनों सरकारों का, अगर इंडिया की बात करते हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहमति चाहिएगी। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार अकेली संविधान में कुछ चेंज कर देगा, कोई अलग ही कानून बना देगा, या कोई राज्य सरकार अलग कानून बना देगी, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। ये कब होगा, जब दोनों की सहमति होगी। अगर केंद्र सरकार भी उसके लिए हामी भरती है और राज्य सरकार भी उसके लिए हामी भरती है, तो उस समय क्या हो सकता है, संविधान में संशोधन हो सकता है। अब नेक्स्ट क्या है देखते हैं, देश की एकता और क्षेत्रीय विविधता में सामंजस्य। मतलब इन दोनों का मेन फंक्शन क्या होगा कि देश की एकता को बनाए रखना है। देश में एक, मतलब ऐसा नहीं कि उसको बांट दो, उसमें क्या करना है, देश की एकता को बनाए रखना है और क्षेत्रीय विविधता में सामंजस्य बना के रखना है। ठीक है, जितने भी क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र है, जैसे यहाँ अलग क्षेत्र है, यहाँ अलग क्षेत्र है, तो उनमें क्या होना है, आपस में जो सामंजस्य बनाए रखना है, उनकी विविधता में सामंजस्य बनाए रखना है। ठीक है स्टूडेंट, ये इसके सारे पॉइंट्स हो गए। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले क्या है, संघीय व्यवस्था किस प्रकार सत्ता की साझेदारी का एक रूप है। संघीय व्यवस्था किस प्रकार सत्ता की साझेदारी का एक रूप है। तो हमने अभी आगे ही पढ़ा था, इसको हम एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया था, इसमें सरकार की शक्तियों को ऊर्ध्वाधर 2 या 2 से अधिक स्तरों में विभाजित किया जाता है। इसमें मुख्यतः केंद्रीय और प्रादेशिक सरकार या राज्य सरकार की शक्तियों व कार्यों का बंटवारा किया जाता है। ये इसमें बार बार यही, इसी से रिलेटेड आंसर पूछे जाएंगे। अब आगे देखते हैं, क्या हमारा देश भी संघीय व्यवस्था वाला देश है। समझाइए, बिल्कुल हमारा देश कैसा है, संघीय व्यवस्था वाला है। इसके अंदर जो सरकार है वो 2 स्तरों में विभाजित है, एक है केंद्र सरकार और दूसरी है राज्य सरकार। ठीक है, समझ में आया। तो आप क्या लिखेंगे, हाँ हमारा देश भी क्या है, संघीय व्यवस्था वाला देश है। जो हमारी सरकार है वो भी 2 स्तरों में विभाजित है, एक है केंद्र सरकार और दूसरी है राज्य सरकार। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघीय व्यवस्था वाली सरकारों में भी अंतर होता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हमने कहा संघीय व्यवस्था कौन सी होती है, जहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के, तो केंद्र सरकार के पास में अलग कानून होंगे, अलग उसके अधिकार होंगे, जबकि राज्य सरकार के पास में क्या होंगे, अलग कानून होंगे और अलग उसके अधिकार होंगे। तो इन दोनों के पास में भी क्या होगा, अलग अलग अपना अधिकार लेने का निर्णय होगा। ये एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं होगी इनकी। केंद्र सरकार का अलग काम होगा और राज्य सरकार का अलग काम होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि क्या करे, कि वो इसके काम में हस्तक्षेप लगाए, वो इसको मना करे कि ये काम नहीं कर सकता। इनके अलग अलग कानून बन चुके हैं, किस किस के कौन कौन सा कार्य किस किस सरकार को करना है, ये क्या हो चुका है, डिसाइड हो चुका है संविधान के अंदर। तो हाँ, इन दोनों में संघीय व्यवस्था वाली सरकारों में अंतर होता है। जो मेन काम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहते हैं, जो क्या होता है, मेन होता है, उसको हम केंद्र सरकार कहेंगे। जो पूरे के पूरे देश पर क्या करेगा, हर एक क्षेत्र पर ध्यान रखेगा, नज़र रखेगा, और इन कार्यों को यहाँ पे जो काम होने वाले हैं उनको कौन देखेगा, राज्य सरकार। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, मेन काम हो गया, ये प्रमुख हो गया, लेकिन ये राज्य सरकार भी अपनी डिसीजन लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र है। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया, संघीय व्यवस्था कैसे लोगों के जीवन को अधिक खुशहाल बनाने में कारगर होती है। उदाहरण देकर समझाइए। देखिए उदाहरण आप खुद सोचिएगा, मैं आपको ये समझाती हूँ। संघीय व्यवस्था कैसे लोगों के जीवन को अधिक खुशहाल बनाने में कारगर है। इसमें वो क्या कह रहा है कि संघीय व्यवस्था में क्या होगा,
अगर आप एक जगह रहते हैं तो वहाँ पे पहले राज्य सरकार के पास आप अपनी बात रखेंगे, वहाँ पे उस राज्य सरकार आपको जीवन की खुशहाली के बारे में ध्यान रखेगी, आपको सब सुविधाएं मिले इस चीज़ का ध्यान रखेगी। तो पहला दायित्व किसका हो गया? राज्य सरकार का। अब इसको फाइनेंशियली हेल्प कहाँ से मिलेगी? केंद्रीय सरकार से। इसको फाइनेंशियली हेल्प कहाँ से मिलेगी? वित्तीय सहायता जिसको बोलेंगे, पैसों की मदद कहाँ से मिलेगी? केंद्र सरकार से। ठीक है, कुछ केंद्र सरकार से या कुछ संविधान में कुछ लिखे गए हैं कुछ नियम, उसके अकॉर्डिंग। तो क्या हुआ, एक ही चीज़ पर दो दो लोगों की नज़र रख रहे हैं, दो दो लोग उसका ध्यान रख रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? दोनों मिलकर जीवन को और अधिक क्या बनाएंगे? खुशहाल बनाने में कारगर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।